बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इंग्लिश में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस किन सेंटेंसेस को कहा जाता है और पैसिव वॉइस किन सेंटेंसेस को कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह से हम एक सेंटेंस को लिख सकते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और एक को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या होता है? बाज़ औक़ात असल में जब इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें ज़रूरी है वर्ब का होना और साथ उसके ऑब्जेक्ट का होना, सब्जेक्ट का होना और साथ उसके वर्ब का होना ज़रूरी है। इसके बगैर कोई भी सेंटेंस बन नहीं सकता इंग्लिश ग्रामर की रूल से। तो जब हम बात करते हैं कि इंग्लिश का सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर नहीं बनता, तो सब्जेक्ट बाज़ औक़ात दो तरह से होता है कि उसके बारे में जब हम कहते हैं कि सब्जेक्ट ने कुछ किया, सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट ने कोई काम किया है, या दूसरी तरह इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया गया। यानी बात समझ लगी कि बाज़ का ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें सब्जेक्ट ने काम किया होता है, सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग डज टू सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट के साथ हुआ होता है। मिसाल के तौर पर अली ने मारा या अली को मारा गया, ये दो सेंटेंसेस हैं जिसमें एक में ये है कि सब्जेक्ट ने कुछ किया है और दूसरा सेंटेंस ये है कि सब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम हुआ होगा। तो ये दोनों तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का यूज़ बहुत ज़्यादा है। और रिटन इंग्लिश में जब हम कॉलम की बात करते हैं या रिटन इंग्लिश की बात करते हैं, नॉवल की बात करते हैं, तो उसमें पैसिव वॉइस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। एक्टिव वॉइस हमें अमूमन सिंपल इंग्लिश जो होती है वो एक्टिव वॉइस में होती है, और अक्सर औक़ात हमें पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की भी ज़रूरत पड़ती है। और इस दूसरे हवाले से चूँकि हम 9th क्लास की इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 8th क्लास में, 9th क्लास में, आगे फिर फर्स्ट ईयर में एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन आता है जिसमें मार्क्स होते हैं, तो वो आप मार्क्स भी ले सकते हो। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान काम है। मेरा जो तरीकाकार है वो ये है कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा एक्टिव वॉइस तो हम उसको कैसे करेंगे, परफेक्ट आ जाएगा तो कैसे करेंगे, कंटिन्यूस आ जाएगा तो कैसे करेंगे। मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊंगा, एक सिंपल वे जिसमें हम सारे सेंटेंसेस को कवर कर लेंगे और हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये इंडेफिनिट का सेंटेंस है या ये कंटिन्यूस का है या ये परफेक्ट का है। तो हमें उसको समझने की हमें टेंसेस आएंगे तो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझेंगे। हम इसको उसके बगैर भी समझ सकते हैं और इंशाल्लाह हम समझेंगे इसको। ये चीज़ रटा मारने वाली नहीं है, याद करने वाली नहीं है, ये सीखने वाली है। जैसे आप लोगों ने बाइक चलाना सीखी या साइकिल चलाना सीखी, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि मतलब पहले बाइक चलाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, साइकिल चलाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, मतलब उसके स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। सेम एज एक्टिव वॉइस को जब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना तो उसके भी स्टेप्स हैं। तो वो आपको मैं स्टेप वाइज समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगी। दोनों तरह के सेंटेंसेस में फ़र्क पहले आपको होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस कौन से सेंटेंसेस हैं और पैसिव वॉइस कौन से सेंटेंसेस हैं। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंसेस हैं जिसमें सब्जेक्ट कुछ करता है और पैसिव वॉइस वो सेंटेंसेस हैं जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर कुछ किया जाता है या सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। तो हम एक सेंटेंस को दोनों तरह से बयान कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके लिए सीखना जो जरूरी है वो है प्रोनाउंस का टेबल, पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जानना है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। क्योंकि ये पैसिव वॉइस का ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ है, प्रोनाउंस के साथ है अमूमन, तो प्रोनाउंस हमें याद करने पड़ेंगे। ये टेबल मैंने लिखा हुआ आपके सामने पर्सनल प्रोनाउंस का, इसको आपने याद करना है अच्छे तरीके से। पर्सनल प्रोनाउंस, सबसे पहले प्रोनाउंस क्या होते हैं। नाउन आपको पता है कि किसी चीज़ का नेम ऑफ एनीथिंग, वो इंसान भी हो सकता है, जानवर भी है, परिंदा भी है, कोई भी चीज़ दुनिया की हो सकती है, किसी भी चीज़ का नाम है वो नाउन है। और प्रोनाउन क्या होता है, ये वो वर्ड है जिसको हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता है, आपने माशाल्लाह पीछे की क्लास में पढ़ रखा है कि जब हम नाम लिखते हैं, नाउन यूज़ करते हैं, तो हम एक दफ़ा नाउन लिखते हैं, उसके बाद हम उसकी जगह पे उसको उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए
हम उसकी जगह पे कोई वर्ड यूज करते हैं दैट इज प्रोनाउन। जैसे आपने बताना है, अपने बारे में अगर बताना है तो या आपने अपने बारे में लिखना है तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे कि माय नेम इज डैश, और उसके बाद में फिर आप ये नहीं लिखोगे डैश ये खाना पसंद करता है, डैश ने ये खाया, डैश ने वो किया, डैश ने, ऐसे नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसकी जगह पे कोई वर्ड यूज करते हैं विच इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे आप कायदे आज़म का ऐसे याद अगर किसी कभी किया हो, डेफिनेटली आपने किया होगा, तो उसमें भी हम लोग जब यूज़ करते हैं कायदे आज़म वाज बॉर्न इन डैश 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 डैश, और उसके बाद में हम कायदे आज़म नहीं यूज़ करते, कायदे आज़म की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं जो कि ही होता है, और इसी तरह हम कोई और प्रोनाउन वी भी यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के प्रोनाउंस होते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को एलेबोरेट कर रहे होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउन वो वर्ड जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, और पर्सन मीन्स शख्स, शख्सी प्रोनाउंस है, यानी ये वो प्रोनाउंस हैं जो अशखास की जगह पे यूज होते हैं, यानी चीज़ों के मुतालिक, चीज़ों से इसका ताल्लुक नहीं है, बेजान चीज़ों से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है इंसान और शख्स के साथ, शख्सियत के साथ है। तो हम इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन का टेबल। इसकी 3 केसेस होते हैं, एक को कहते हैं सब्जेक्टिव केस, एक को कहते हैं पॉसेसिव केस, और एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस जिसमें प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। पॉसेसिव केस, पोजेशन मींस मलकियत का होना, किसी चीज का मालिक होना। तो पॉसेसिव केस से मुराद ये है कि इसमें जो प्रोनाउन यूज होगा वो यूज होगा किसी चीज की पोजेशन को जाहिर करने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरी किताब है, ये मेरी चीज है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी पेंसिल है, तो ये यहाँ पे इस सेंटेंस में मैं पोजेशन शो कर रहा हूँ, दिस इज माई बुक। अब माई एज अ पॉसेसिव केस यहाँ पे यूज होगा, ये भी प्रोनाउन है। और इसी तरह इसका तीसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स जब सब्जेक्ट के ऊपर समथिंग, जैसे मैंने आपको सेंटेंस में बताया था कि जब सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा होता है तो जब हम उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स व्हेन सब्जेक्ट गॉट समथिंग, व्हेन समथिंग डज ऑन सब्जेक्ट, जब कोई चीज सब्जेक्ट के साथ होती है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस है। इसको आपने याद करना है। जैसे आई है वो मेरे लिए यूज होता है मैं, माई मेरा, मी मुझ पर, आई डू समथिंग, दिस इज माई बुक, एंड समथिंग डन ऑन मी। ठीक, यानी एक सेंटेंस आई हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे, और अमूमन ये फर्स्ट सेंटेंस के स्टार्ट पे होता है सब्जेक्ट। और पोजेशन, जब किसी चीज को हमने रिप्रेजेंट करना है पोजेशन के लिए तो फिर हम उसके लिए पोजेसिव केस यूज करते हैं विच इज माई। और थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव केस मी। और इसी तरह इसकी प्लूरल है आई की वी, और माई की अवर, और मी की यस। और अच्छा, अगली चीज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं मैं आपको, ये जरा ध्यान से सुनना है आपने। आप लोग बात करते हैं या मैं बात करता हूं तो बात करने के लिए हमें कम से कम 2 लोगों का आना जरूरी है। अगर एक बंदा बात कर रहा है और कोई बंदा नहीं है, अकेला वो बात कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जी हाँ जी, हम उसको कहते हैं कि ये पागल हो गया है, अपने आप से बातें कर रहा है। तो बात करने के लिए हमें 2 लोगों का होना जरूरी है। तो जो बात करने वाला होता है, जस्ट लाइक दिस, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसका मतलब है, और आप बात को सुन रहे हो। तो जो बात करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन है, और जो बात सुनने वाला होता है उसको हम बोलते हैं कि ये सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, तो हम इसको लिखेंगे कि ये फर्स्ट है और ये वाला सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मीन्स बात करने वाला, और सेकंड पर्सन मीन्स जो बात को सुन रहा होता है। तो सेकंड पर्सन के जो केसेस हैं प्रोनाउंस के, वो सब्जेक्टिव केस यू है, पोजेसिव केस योर है, और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू है। और एक बात एक ऐसा पर्सन भी होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और आजकल तो हमारा टॉपिक ही वही शख्स होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं और वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते, उस महफिल में वो मौजूद नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कि ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन बात सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जो है वो जिसके बारे में बात की जा रही है बट he or she is not present। तीसरा शख्स या थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं लेकिन वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं होता, उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में he she
ही सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केसेस, ऑब्जेक्टिव केस सेम है। और इसी तरह जो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, लड़कियों के लिए यूज करते हैं, औरत के लिए यूज करते हैं शी, हर और हर, और इनकी जमा है दे, देयर और देम। अच्छा, इसमें आपने एक चीज नोट करनी है, वो क्या है, जब हम यूज कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस आई के लिए तो लड़के और लड़की दोनों के लिए हम आई यूज करते हैं। इसी तरह जब यू कहते हैं जो बात सुनने वाला होता है उसके लिए भी हम लड़की और लड़के दोनों के लिए हम एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं विच इज यू। लेकिन जब बात आती है थर्ड पर्सन के लिए जो यहाँ मौजूद नहीं होता तो उसके लिए फिर हम दो वर्ड यूज कर रहे हैं, ही रहता है, शी रहता है। ही बताएंगे लड़के के लिए और शी करेंगे यूज लड़की के लिए। तो अब आपने देखना ये है कि भाई ऐसा क्यों है, लड़के के लिए आई है, एक ही वर्ड है, लड़की भी आई यूज करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं उस बंदे की जो यहाँ मौजूद नहीं होता उसके लिए फिर हम ही या शी यूज करते हैं। हाँ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब मैं आपके सामने खड़ा आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मैं नजर आ रहा हूँ, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आई एम अ बॉय, आई एम अ मैन। और इसी तरह जब आप बैठे हो मेरे सामने और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है आपको भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप लड़के हो, लड़कियां हो, या आप औरतें हो या आप मर्द हो। तो वो हमें अंडरस्टूड होता है कि ये जो सामने मेरे बैठा है ये क्या है, ये मेल है या फीमेल है। ऐसे ही जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ। बट द पर्सन विच इज नॉट प्रेजेंट हियर, वो शख्स जहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है, हमें उसका जरूर हमें बताना है कि वो क्या है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसी लड़के के बारे में, जैसे बहुत सारे नाम है, दिलशाद है, शमशाद है, लड़की का नाम भी है पाकिस्तान में, लड़के का नाम भी है, औरत का नाम भी हो सकता है, मर्द का नाम भी हो सकता है। और मैं उसको आपको बताता रहूँ कि मर्द की कहानी सुनाता रहूँ और आप उसको समझते रहो कि ये औरत की कहानी सुना रहा है, मैं औरत की कहानी सुनाता रहूँ और आपको लगे कि ये मर्द की कहानी सुना रहा है। तो इसलिए हमें बताना जरूरी है कि जो यहाँ मौजूद नहीं है वो लड़का है या वो लड़की है, वो मेल है या फीमेल है। इसके लिए फिर हमने इसके लिए दो अलग से वर्ड क्रिएट कर दिए, ही और शी। तो ही हम यूज करते हैं बॉय के लिए और शी यूज करते हैं गर्ल के लिए। इसी तरह ही का हिज है पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम है। शी का सब्जेक्टिव पॉसेसिव केस हर है और ऑब्जेक्टिव केस भी उसका हर है। तो ये है पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल, इसको अपने याद करना है। याद करने का तरीका अगर मैं आपको बता देता हूँ बहुत इजी वे में, जस्ट लर्न ऑन योर फिंगर्स। इसको आप याद करो, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, फिर ही, हिज, हिम, शी, हर और हर, और देन दे, देयर और देम। जब आप फिंगर पे याद करोगे तो ये आपको विद इन नो टाइम, सेकंड में आपको याद हो जाएगा। इसका याद करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे आप 10th क्लास में जाओगे, बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इसका आपको यूज आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी और ज्यादा सेंटेंसेस में भी। तो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश है। नाउ कम टू द पॉइंट, हम पैसिव वॉइस चेंज करने लगे हैं कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आएगा हमने उसको पैसिव करना है, या पैसिव आएगा हमने उसको एक्टिव करना है। ये दोनों सेंटेंसेस हमें पेपर में आ सकते हैं। बाजू का तो एक्टिव वॉइस दे देता है कि आप इसके पैसिव बनाओ, या बाजू का ऐसा करता है कि पैसिव को दे देता है आप इसके एक्टिव बनाओ। ज्यादा गालिब गुमान तो यही होता है कि वो एक्टिव के पैसिव करवाता है आपसे। उसके लिए आपको मैं बिल्कुल इजी वे में करवाऊंगा, बिल्कुल वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, गैर जरूरी चीजों को हम निकालते जाएंगे। सिर्फ वो चीजें जो आपको इसके सीखने के लिए जरूरी है वो आपने करनी है। और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपने इसको देखना ही इसी नीयत से कि जब मैं ये देख लूँ तो मुझे ये बिल्कुल 100% समझ आ जाए। और इंशाल्लाह अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन दोगे, थोड़ी सी तवज्जो के साथ बात को सुनोगे, समझोगे, तो ये आपकी चुटकियों में ही हो जाएगा। और जब कोई चीज़ बंदा सीख लेता है, जब भी कोई चीज़ सीख लेता है वो सारी उम्र उसके साथ रहती है। फिर ऐसा नहीं होता कि वो कभी उसको भूल जाए। जब भी थोड़ा सा रिवाइज वाजगात करना पड़ता है, बाजू का वो भी नहीं करना पड़ता। तो जब आप किसी चीज़ को रिवाइज कर लेते हो तो फौरी तौर पर आपके दिमाग में फिट हो जाती है। तो इसको आपने सीखना है। इसके लिए आप अपना कॉपी पेंसिल तैयार रखो अपने साथ, ताकि मेरे साथ साथ आप कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लो, और कुछ जो एग्जाम्पल्स मैं करवाऊँगा वो आप मेरे साथ साथ उसकी खुद से भी प्रैक्टिस करते जाना, ताकि आपको इजीली इसी वक्त जो है वो इसकी बेसिक जो है वो समझ में आ जाए।
बेसिक चीज़ एक ही होती है। आप इसको कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, पैसिव वॉइस को कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, वो होता जाएगा, लेकिन बुनियाद, बेसिक रूल्स, बेसिक जो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेम होगा। उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है उसको हमने ऑब्जेक्ट बना देना होता है। चूँकि पैसिव वॉइस सेंटेंस ही वो होता है जब हम ये बता रहे होते हैं कि इस सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ। हमने ये नहीं बताना कि सब्जेक्ट ने कुछ किया है। अभी मैं एग्जाम्पल में इंशाल्लाह इसको डिटेल में बयान करूंगा। हमने ये बताना है कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी हमने ग्रामर में भी चेंज करनी है, यानी जिसको हम टेंस कहते हैं, और सारी उम्र हम टेंस सीखते रहते हैं, हमें टेंस नहीं समझ में आती, तो हमने इसका टेंस भी चेंज करना है, ग्रामर भी चेंज करना है। और उसका रूल यही है कि पैसिव वॉइस में जस्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ हमने इसको यूज करना है। और इंग्लिश का रूल है ग्रामर का कि जो जब भी थर्ड फॉर्म आएगी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बगैर थर्ड फॉर्म नहीं आती। तो जब हम यहाँ पे भी यूज करेंगे थर्ड फॉर्म तो डेफिनेटली फिर हमें उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा और उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। अगर उसने पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब वही यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा इजाफा कर देंगे। वो इजाफा जब आएगा तब मैं आपको साथ साथ वो बता दूंगा। तो कम टू द एग्जांपल्स। तो हमने पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ये सारे के सारे 5-6 मैंने लिखे हुए हैं और इसको हमने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए रूल क्या है? रूल ये हमने बताना है कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है, ठीक है। वो बताने के लिए आप आते हैं आसानी की तरफ। आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। मसलन पहला सेंटेंस मैंने लिखा शी लाइक एप्पल्स। अच्छा, ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ये मैंने 9th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक की जो ग्रामर है उसमें से लिए हैं। चूँकि हमारे जो पंजाब के बोर्ड से सबके सब उन सब में यही वाले इसी बुक में से जो है ना वो पेपर बनता है और ये टोटल तकरीबन 20 सेंटेंसेस है। 20 सेंटेंसेस में से ही इंशाल्लाह आपको ये 3-4 सेंटेंसेस आ जाएंगे और आपका पेपर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना, इसको कोशिश करना सीख लें। इसका तरीकाकार ये होता है, हमारे टीचर्स ने भी हमें सिखाया कि जब आप कोई चीज़ तैयार कर रहे होते हो फर्स्ट टाइम वो आपको कभी भी 100% नहीं होती, 100% नहीं होती। बाज़ बात कुछ बच्चों को 10% होती है, किसी को 20 होती है, किसी को 50 होती है, किसी को 70 होती है, किसी को बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं, उनको 80% होती है। जब वो दूसरी दफ़ा करते हैं थोड़ी सी और उसको इम्प्रूवमेंट आ जाती है। 10 वाले 20 पे चले जाते हैं, 50 वाले 60 पे चले जाते हैं, 80 वाले 90 पे चले जाते हैं। जब थर्ड टाइम करते हैं उसमें और बेहतरी आ जाती है। तो आपको अपने माइंड लेवल का पता है कि फर्स्ट टाइम मैं करूँगा या मैं करूँगी तो मुझे कितनी समझ आएगी। तो इस चीज़ को आपने देखना है और इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पहला स्टेप आपने क्या सीखना है। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने पैसिव वॉइस करते हुए ये रखना है कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह देनी है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह देनी है। और इसमें भी आसान मैं बात आपको एक बता देता हूँ कि अमूमन जो है वो ऑब्जेक्ट लास्ट पे होता है, उसको उठा के अपने शुरू में लेना। सब्जेक्ट तो हमें होना ही स्टार्ट पे, उसको उठा के अपने लास्ट पे ले जाना। जस्ट लाइक दिस, शी लाइक एप्पल्स। अब इसमें जो है शी स्टार्ट पे है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सब्जेक्ट। इसको उठा के हमें लेके जाना है लास्ट पे। जब हम इसको लास्ट पे लेके जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट शी का ऑब्जेक्ट यहाँ से आप देखोगे टेबल से उसका ऑब्जेक्ट होता है हर, तो हम इसको लिखेंगे हर। लो जी, ये है इसका फर्स्ट स्टेप, फुल स्टॉप लगा दिया। क्या किया हमने? सब्जेक्ट को हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। शी था, शी को बना दिया ऑब्जेक्ट हर। अब शी उड़ गया, शी नहीं हमने यूज करना, पहला रूल। और इसके साथ ऑब्जेक्ट को आप बना लो सब्जेक्ट। अब एप्पल्स है, एप्पल, हाँ यहाँ पे अगर कोई नाम नेम आ जाए, यहाँ नेम नाम आ जाए, यानी सब्जेक्ट नाम का हो जो या ऑब्जेक्ट नाम का हो तो वर्ड वैसे ही लिखा जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो एप्पल जो है वो नाम है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एप्पल्स, ठीक हो गया। ये नंबर 1 रूल है कि सब्जेक्ट को मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, यूं किया। ये इसकी जगह पे आ गया और ये वाला इसकी जगह पे चला गया। दूसरा रूल,
जब आपने ऑब्जेक्ट बनाना है इसके शुरू में आपने बाय लगाना है, ये इसका हिस्सा है बाय हर, तो ये बाय लगाना है आपने ऑब्जेक्ट से पहले। नाउ कम टू द टेंस। आप बात करते हैं दरमियान में जो टेंस है वो कैसे चेंज होगा। शी लाइक, सॉरी ये होगा शी लाइक्स एप्पल्स, ये छोटी सी बच्ची है, शी लाइक्स एप्पल्स। तो इसको अब आपने करना क्या है, करना आपने ये है, आपने ये देखना कि ये क्या चीज है। जिस लेवल पे आप हो इस लेवल पे आपको इतनी समझ आ जाती है, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको वर्ड को देख के समझ आ जाना चाहिए, बल्कि आ भी जाती है कि ये फॉर्म कौन सी यूज हुई है। टेंस की पहचान करने की आपको कतई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि ये जो वर्ड है, ये वर्ब है, ये कौन सी फॉर्म में यूज हुआ। तो ये हमें नजर आ रहा है, ये ऑफ कोर्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। हमने क्या करना है, हमने इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। चलो जी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, लाइट जी। अब एक लगी चीज वो ये बताएगा, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आपको ये वाला वर्ब बताएगा कि यहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है वो आपको ये वर्ब बताएगा। यानी ये बेसिक चीज है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, और दूसरा काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देना, और थर्ड स्टेप क्या किया आपने, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे, ये सब में कॉमन है। अब इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, मैंने भी आपको बताया कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है इंग्लिश में वो कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज एम आर, वाज वर, हैज हैड, विल शैल, वुड शुड, और कैन, मे, माइट, कुड, सो ऑन, ये सारे के सारे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आप इन सेंटेंसेस में देखोगे। अब यहाँ पे ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो आपने इज एम आर, इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा देना। इज एम आर कैसे पता चलेगा कि इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, वो आपको इसका सब्जेक्ट बताएगा। एप्पल्स के साथ आपको पता है इज नहीं लगा सकते क्योंकि ये जमा है, एप्पल के साथ एम भी नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एम तो आता ही हमेशा आई के साथ, इसके अलावा तो किसी के साथ यूज ही नहीं होता उसका। तो एप्पल्स के साथ हम क्या लगाएंगे, फिर एप्पल के साथ लगाएंगे हम आर। एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर, ये इसका पैसिवाइज बन गया, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। अब हम इस सेंटेंस में क्या बता रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास ये सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है कि ये सेब इससे पसंद हो रहे हैं, यानी वो सेब पसंद करती है या उससे सेब पसंद हो रहे हैं, तो उसके साथ कुछ हुआ। सेकंड, इंशाल्लाह ये नहीं होता कि पहले एक सेंटेंस एक एग्जांपल की और आपको कि मुझे इसमें 100% समझ नहीं आई, एक स्टेप सीख लो आप। देखो कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ को तो अभी ये समझ आ गई है, वो सारे सेंटेंसेस खुद ही कर लेंगे, और कुछ मेरी तरह के नालायक स्टूडेंट भी होते हैं, नहीं समझ में आती, तो आप इसको स्टेप कर लो। स्टेप 1, मैंने सिर्फ सीखना ये है कि मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ये कैसे होगा, इसके ऊपर मैंने काम करना। सिर्फ 5, 7, 8, 10 एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखे ये लिखो आप, और उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते जाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते जाओ, दरमियान वाला सारा सेंटेंस छोड़ते जाओ। जब आपको पहले सेंटेंस की समझ आ जाए फिर आपने आना दूसरे स्टेप की तरफ, वो बहुत आसान है, उसमें आपने क्या करना, थर्ड फॉर्म लगानी है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं शहजादे मेरी तरह के, नहीं मेरी तरह के, मैं इतना भी खैर नालायक नहीं था, जिनको वर्ब की फॉर्म नहीं आती, फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद नहीं होती, या उन्होंने याद करने की कोशिश नहीं की, या वो क्या कहते हैं उसको याद करना ही नहीं चाहते, तो उसके लिए एक छोटा सा हिंट है तो वो गलत, लेकिन ये है कि अभी अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आती तो हर सेंटेंस के आखिर में जो वर्ब आ जाए उसके साथ ईडी लगाते हैं, ईडी लगाना है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्म्स जो है वो ईडी के लगाने से उनका मसला हल हो जाता है। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिसके साथ ईडी नहीं लगता और वो डिफरेंट होती है, वो याद करनी पड़ती है, तो आपके पास माशाल्लाह टाइम नहीं है, तो फिर उसका हल ये है कि आप वर्ब के साथ ईडी लगा के अपना काम चला लो एक दफ़ा, फिर जैसे आपको समझ आती जाएगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो फिर आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी उसको भी सीखना शुरू कर दोगे। ओके, कम टू द सेकंड पॉइंट।
यहाँ पे है द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। अब इसमें आप लोग देखें अगर तो इसमें कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं हुआ इस पूरे सेंटेंस में। द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल, इसमें आपको कोई भी प्रोनाउन नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब है कि इसमें हमें प्रोनाउन के टेबल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन है ही कोई नहीं, तो हम उसको क्या चेंज करेंगे। इसमें नाउन यूज हुए, तो नाउन मैंने आपको बताया नाउन हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउन क्या है, द बॉय है, द बॉल है। अब बॉल है सब्जेक्ट है, इसको आप ले आओ शुरू में, क्या बनेगा द बॉल, और सब्जेक्ट क्या था द बॉय, इसको ले जाओ लास्ट में। ठीक है, और एक काम हो गया, स्टेप 1 हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, और इसके शुरू में क्या कर दिया मैंने बाय लगा दिया। और अब ग्रामर की तरफ आते हैं। अब मैंने क्या काम करना है, अब मैंने ये करना है कि इस क्लाइंट की ये वर्ब है, इस वर्ब की मैंने क्या करना है थर्ड फॉर्म लगानी है। लगाते हैं इसकी थर्ड फॉर्म क्लाइंट। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब उसने दिया हुआ इज ऑलरेडी। ठीक है, जब वो हेल्पिंग वर्ब देगा तो हमें उसके साथ बी का इजाफा करना पड़ेगा। ये एक हमने जरूर बात बिठा लो, स्पेशल केस है बी, यानी जब वो उसने हेल्पिंग वर्ब दिया हो, इज उसने दिया हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बी लगाना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे इज। अब यहाँ पे आईएनजी है, वो आईएनजी बी के साथ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा is being climbed by the boy, the wall is being climbed by the boy। इसमें क्या नई चीज आई, इसमें नई चीज आई कि उसने आपको हेल्पिंग वर्ब खुद से दे दी है। जब वो हेल्पिंग वर्ब खुद से देगा तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसके साथ क्या लगाना है बी। अब बी चेंज होगा, कब चेंज होगा, जब उसके साथ आईएनजी लगा होगा, वो बीइंग बन जाएगा। जब हैज हैव आएगा तो वो बीइंग बन जाएगा। तो ये हमें थोड़ा सा इसको देखना है। आगे है we did not hear a sound। अब इसमें प्रोनाउन क्या आ रहा है, इसमें प्रोनाउन आपको नजर आ रहा है कि वी, ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ। टेबल में भी देखोगे आप तो ये आपको यहाँ नजर आ रहा है सब्जेक्टिव केस में। हमने इसका बनाना है ऑब्जेक्टिव केस, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा अस, और इसके साथ क्या आएगा बाय, बाय अस। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, सॉरी इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो यहाँ पे है साउंड, अ साउंड। ठीक हो गया, अ साउंड आ गया, बाय अस आ गया। अब ग्रामर की बात करते हैं। ये आ रहा है डिड नॉट हियर, डिड नॉट हियर। डिड का मतलब है कि ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है। हमने क्या करना है, हमने ये करना है, हमने फौरी तौर पर इस हियर को चेंज करना थर्ड फॉर्म में। तो इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, हर्ड बाय अस। ठीक हो गया। अब ये चीज रही कि ये डिड नॉट का क्या बनेगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर तो आगे फर्स्ट फॉर्म तो हम क्या लगाएंगे एस एम आर। अब ये आ रही है सेकंड फॉर्म, ये डू की या डज की या वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म आएगी तो हमने क्या करना है, हमने लगाना भाई वॉज या वर लगाना। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर आएगा, अगर सेकंड फॉर्म है तो फिर हम क्या लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे वॉज या वर। तो हम इसमें लगाएंगे वॉज। The sound was not heard by us. A sound was not heard by us. आगे they have bought a horse। अब इसमें देखोगे आप ऑब्जेक्ट क्या है a horse, सब्जेक्ट क्या है they। तो सबसे पहले आप इसको उठा के लेके आओ शुरू में, a horse, और ये जो सब्जेक्ट है दे, ये जाएगा लास्ट में। तो दे लास्ट पे जाते हुए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देन, बाय देन। और दरम्यान में क्या आएगा, बॉट की थर्ड फॉर्म, ये खुद थर्ड फॉर्म है, तो बॉट की थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है।
अ हॉर्स डैश बॉट बाय देम। अब आ जाओ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब उसने ऑलरेडी दिया हुआ है हैव, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे हैव, और इसके साथ हम लगाएंगे, मैंने आपको बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब वो हमें देगा तो हमें उसके साथ लगाना है बी आएगा सिंपल के साथ, जैसे विल और शैल आता है तो हम उसके साथ बी लगा देते हैं। आईएनजी वाला आएगा तो बी के साथ आईएनजी लगा के उसको बीइंग बना देंगे। जब हैज हैव आएगा या हैड आएगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे, हम उसके साथ इसको बीइंग बना देंगे। तो ये बन गया अ हॉर्स हैव बीन बॉट बाय देम, अ हॉर्स हैव बीन बॉट बाय देम। नेक्स्ट वन है द बोर्ड हैज गिवन मी अ गोल्ड मेडल। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, एक हम इसको बना लें अ गोल्ड मेडल तो बना लें सब्जेक्ट, दूसरा ये है कि ये जो सब्जेक्ट है मी, सॉरी ये यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में, हम इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। दोनों तरह से ये ठीक सेंटेंस बन जाएगा। अभी मैं आपको जो इजी वे है वो करवाने लगा कि आप इसको सब्जेक्ट के तौर पे ले आओ शुरू में और इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे ले जाओ लास्ट में। मी का बनेगा सब्जेक्टिव केस आई, द बोर्ड का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस बनेगा द बोर्ड, द बोर्ड, और शुरू में आ जाएगा इसके बाय, ठीक हो गया, बाय द बोर्ड। अब आ जाओ दरमियान वाले सेंटेंस की तरफ, ग्रामर आई, थर्ड फॉर्म इसकी क्या बनेगी, गिव की गिवन, वो थर्ड फॉर्म में दी हुई है उसने, और हैज दिया हुआ है, आई के साथ आपने देखना है हैज लगाते हैं या हैव लगाते हैं, तो वो हैव लगाते होते तो हम उसके साथ लिखेंगे हैव, और बी की जगह पे हम लगाएंगे बीन, आई हैव बीन गिवन अ, और ये वाला गोल्ड मेडल by the board, I have been given a gold medal by the board। लास्ट वन है, सेकंड लास्ट है, he praised the boy for his courage, he praised the boy for his courage। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है the boy और सब्जेक्ट है he। हम क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को ले आएंगे शुरू में, तो ये बनेगा the boy, और इस ही को ले जाएंगे हम लास्ट में, बाय ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है, अगर आप पेपर में देखोगे ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, तो मैंने लगा दिया हिम, बाय ही, द बॉय। हाँ जी, अब आ जाओ, अब आपने इसकी ग्रामर चेंज करनी है, तो इसका टेंस चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही बात, कौन सी वाली बता, हाँ जी, थर्ड फॉर्म वर्ब लगानी है, मैंने लगा दी थर्ड फॉर्म, praised the boy dash praised। अब इसके साथ थर्ड फॉर्म है praise, praised and praised, उसकी सेकंड फॉर्म भी वही होती है, थर्ड फॉर्म भी वही होती है, तो इसके साथ हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। क्यों लगाना है, क्योंकि हेल्पिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं आता, उसके लिए जरूरी है, उसके लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। तो praised सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा तो पैसिव वॉइस बनाते हुए आपने क्या करना है, आपने उसकी जगह पे वाज या वर लगा देना, अंडरस्टूड। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो इज एंड वर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो वाज वर, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, द बॉय, बॉय के साथ क्या आएगा, वाज, द बॉय वाज प्रेज्ड, आगे फॉर, ये वैसे आ जाएगा for his courage, तो क्या सेंटेंस बना, the boy was praised for his courage by him। लास्ट वन है इस वीडियो का, the teacher was helping the students, the teacher was helping the students। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है the students और सब्जेक्ट है the teacher, यानी इसमें प्रोनाउन कोई भी नहीं है, प्रोनाउन हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं, हमने सब क्या करना है, हमने इसको उठा के शुरू में ले आना, इसको उठा के लास्ट में ले आना। फर्स्ट स्टेप में द स्टूडेंट्स, ये आ गया शुरू में, और द टीचर चला गया लास्ट में,
साथ क्या आएगा, बाय। द स्टूडेंट्स, हाँ जी। उसके बाद वर्ब आपके पास क्या है, वो है हेल्प, हेल्पिंग यूज किया हो, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। सिंपल कि आपने फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म यूज करनी, कोई इसके साथ आईएनजी नहीं आना, कोई उसके साथ कुछ नहीं आना, सिर्फ क्या करना है आपने उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म है क्या होती है, हेल्प, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉज यूज हुआ, हेल्पिंग वर्ब, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया कि वो हमने क्या यूज करना है, वो हमने वॉज यूज करना है। द स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो हम इसकी जगह पे यूज करेंगे वर्ब, द स्टूडेंट्स वर्ब, और उसके साथ लगाएंगे बी हम कब लगाते होते हैं, बी हम उस वक्त लगाते होते हैं जब उसने हमें ऑलरेडी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब दिया हो, लेकिन हम उसको एज इट इज नहीं लगा देते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जैसे यहाँ पे आईएनजी है तो मैं इसको फिर बी नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा बीइंग। अगर हैज है होता तो फिर मैं लगाता बी, अगर वो सिंपल होता है जो विल और शैल के साथ आता है तो फिर हम उसके साथ लगाते विल बी और शैल बी। तो ये आपका बन गया द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर। तो ये सिंपल वे है आपको पैसिव वॉइस सीखने के लिए, इसके लिए कोई साइंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये वाले जो सेंटेंसेस मैंने आपको करवाए हैं 6-7, अगर आप इसके ऊपर तवज्जो दे लो और इसको अच्छे तरीके से कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो 2-3-4 दफ़ा, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगी और इंशाल्लाह फिर आप बाकी जो है वो आगे इसको आसानी से कर सकोगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगा कि और जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं ताकि हमारी जो पैसिव वॉइस करने की सलाहियत है वो बढ़ सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।